हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस पे। पहली वीडियो मैंने सिखाया था संधि के बारे में, संधि के टाइप्स के बारे में, और दूसरी वीडियो में मैंने संधि से रिलेटेड 12 क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आज का जो क्लास है हमारा, आज का क्लास है समास के बारे में, समास के बारे में और समास के भेद के बारे में, कि समास क्या होता है और समास के कितने भेद होते हैं और वो कौन कौन से भेद होते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों बिना देरी के अपना क्लास करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उसको भी इससे फ़ायदा पहुंचे। और ज़रूरी नहीं कि आप लोग अगर बिहार डीएलएड के एंट्रांस के एग्जाम दे रहे हैं, वही जो लोग क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो लोग मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये फ़ायदा है। तो दोस्तों समास क्या होता है? समास कह रहा है दो या दो से अधिक पद, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा गौर से। क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह, अपने विभक्ति चिन्ह का मतलब क्या होता है? को या की या और लगा के विभक्ति चिन्ह हो या विभक्ति शब्द हो, समझ गए? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं। जब मान लीजिए वो एक शब्द बनाया हुआ है जिसमें विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है या फिर कोई अन्य शब्द लगा हुआ है और वो शब्द को मिला करके एक तो शब्द बन रहा है, तो उसमें क्या होता है समास में कि वो शब्द छुप जाएगा, यानी कि वो शब्द को छोड़ करके एक शब्द बना देंगे और उसको छोटा कर देंगे, उसको कहा जाता है समास। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कह रहा हूँ। दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़ करके एक पद हो जाते हैं, मतलब एक में शामिल हो जाते हैं, उसको कहा जाता है समास। मान लीजिए समास एक तरह का, एक बात कहते हैं कि दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ है, जिस कारण से झगड़ा हुआ है उस कारण को छोड़ करके दोनों एक हो जाते हैं, उसी को कहा जाता है समास। क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जैसे कि राजा की कन्या, यहाँ पे की लगा हुआ है, ये विभक्ति चिन्ह लगा है की, है ना। की क्या लगा है? विभक्ति चिन्ह लगा है। तो यहाँ पे की को हटा करके क्या बन गया? राज कन्या बन गया। क्या बन गया? राज कन्या। तो यहाँ पे की जो है ये की, ये विभक्ति चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पे क्या था? राजा की कन्या था, है ना, मतलब यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लगा हुआ था। तो वही ना कह रहा है यहाँ पे कि दो या दो से अधिक पद, एक पद ये होगा और एक पद ये, दो पद हो गए। दो पद जब अपने विभक्ति चिन्ह, जब अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके, विभक्ति चिन्ह को क्या करके? छोड़ करके एक पद हो जाते हैं, एक पद हो जाते हैं, उसको कहा जाता है समास। क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे कि भाई और बहन, जब भाई ये भी एक शब्द है और ये भी एक शब्द है, जब दो शब्द के बीच में जो शब्द अन्य शब्द है उसको छोड़ करके जब एक शब्द बन जाते हैं उसको कहा जाता है समास। यानी कि भाई बहन ये क्या हो गया? समास। और इसमें जो लग रहा था और ये शब्द का चिन्ह जो है शब्द था। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया समास के बारे में कि समास भाई किसको कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके या अन्य शब्द को छोड़ करके एक पद हो जाते हैं, अपने एक साथ मिल जाते हैं, उसको कहा जाता है समास। अब समास विग्रह क्या है? समास विग्रह क्या है? समझ में आया? समास आप लोगों को समझ में आया दोस्तों? समास क्या होता है? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, ठीक है। समास विग्रह, समास विग्रह क्या है? तो समास यदि सामासिक, सामासिक मतलब जो जो शब्द का मैंने समास बना दिया है, जिस शब्द का समास बन चुका है, ठीक है। तो यदि सामासिक शब्दों को तोड़ करके, जो शब्द समास बन गया उसको तोड़ करके, क्या कर करके? तोड़ करके, यदि सामासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्व रूप यानी कि पहले के रूप में लाना, किस रूप में लाना? फिर से पहले वाले रूप में ही लाना, क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। बात समझे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है मेरे दोस्तों? समास विग्रह यदि सामासिक शब्दों को तोड़कर, यदि सामासिक शब्दों यानी कि जो समास बन गया जो शब्द, उसको समास से तोड़ करके उसको अलग अलग जो हम लिखते हैं, यानी पहले के रूप में जो लिखा हुआ था उसी शब्द को कहते हैं समास विग्रह। क्या कहा जाता है उसको? समास विग्रह। जैसे यहाँ पे देखिए राजमहल है, क्या है? राजमहल। तो राजा का महल बन के बना राजमहल, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा है? विभक्ति चिन्ह, है ना। तो विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके जब ये बन गया राजमहल, तो ये राजमहल हो गया समास। लेकिन जब राजमहल को फिर से पहले वाले रूप में लाएंगे, यानी कि राजा का महल के रूप में लाएंगे, तो ये हो गया समास विग्रह। यानी विग्रह का मतलब होता है उसको पहले वाले रूप में रखना, फिर से उसको वैसे जैसा था वैसे ही कर देना, समझ गए। जैसे कि मान लो आप लीजिए आपने कोई काम किया, ठीक है, आपने कोई काम किया और काम करने के बाद क्या हुआ कि वो काम अच्छा बना, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया, आप गुस्सा में क्या किए? उसको फिर से वैसे जैसे था वैसे कर दिए।
तो वही हो गया समास विग्रह। लेकिन फिर से आप उस काम को जोड़ दिए, फिर से उस काम को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो वो क्या हो गया, समास हो गया। समझ गए। अब देखिए मैंने यहाँ पे बताया था शुरू में ही कि समास के भेद के बारे में पढ़ेंगे, समास के भेद के बारे में भी पढ़ेंगे। तो समास के टोटल कितने भेद होते हैं मेरे दोस्तों, समास के मुख्यतः यानी कि मेनली 7 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, समास के मेनली 7 टाइप्स होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। समास के मेनली 7 प्रकार होते हैं। क्या क्या होता है, तो पहला नंबर में जो है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। और दूसरे में होता है कौन सा समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। और चौथे नंबर पे होता है अव्ययी भाव समास। और 5वें नंबर पे होता है द्वंद्व समास। 6ठे नंबर पे द्विगु समास और नग्न समास। देखिए दोस्तों ये सातों टाइप से समास के कौन कौन सा, तो सबसे पहला नंबर पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कौन सा समास, तत्पुरुष समास। और फिर कर्मधारय समास, कौन सा समास, कर्मधारय समास। फिर क्या है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। फिर अव्ययी भाव समास, उसके बाद द्वंद्व समास, उसके बाद द्विगु समास और उसके बाद नग्न समास। ये सातों टाइप के समास होते हैं। ये सातों टाइप्स के क्या होते हैं, समास होते हैं। मेनली मुख्यतः ये 7 टाइप्स हैं, हो सकता है और भी हो, अलग अलग तरह के समास भी होते हैं। तो ये मेनली 7 टाइप्स होते हैं समास के। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि समास के कितने टाइप्स होते हैं तो आप क्या बताएंगे, समास के 7 टाइप्स होते हैं। किसमें टिक लगा के आएंगे, 7 में, 7 में, किसमें लगा के आएंगे, 7 में। ठीक है, अब देखिए तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है, जिस समास में, क्या कह रहा है यहाँ पे, जिस समास में अंतिम शब्द, जिस समास में अंतिम शब्द जो बाद में आ रहा है शब्द, अंतिम शब्द क्या हो, प्रधान हो, मतलब मेन हो। अंतिम शब्द प्रधान हो यानी कि अंतिम शब्द से ही कोई माने मतलब निकलता हो। अंतिम शब्द से ही क्या निकलता हो, कोई माने मतलब निकलता हो, यानी वही प्रधान शब्द हो, उसको कहा जाता है तत्पुरुष समास। क्या कहा मैंने दोस्तों, समझ में आया। फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि जिस समास में अंतिम शब्द, जिस समास में अंतिम शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। यानी जिस समास में, जिस समास का अंतिम शब्द यानी कि लास्ट वाला जो शब्द है, लास्ट वाला जो शब्द है उस शब्द वो प्रधान हो, यानी कि उसी से माने मतलब निकलता हो, उसी से कुछ अर्थ निकलते हो, उसी को कहा जाता है तत्पुरुष समास। जैसे कि, जैसे उसमें आता है कर्म तत्पुरुष। देखिए यहाँ पे मैंने तत्पुरुष समास के भेद लिखे हैं, ठीक है, जिसमें आपका कौन कौन सा है, एक है आपका कर्म तत्पुरुष, दूसरा कौन सा है करण तत्पुरुष, उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष, उसके बाद है संबंध तत्पुरुष, उसके बाद है अधिग्रहण तत्पुरुष और उसके बाद है बस अधिग्रहण तत्पुरुष तक है। ठीक है, हाँ इतना ही है। तो मेरे दोस्तों ये तत्पुरुष के समास के भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष किसको कहा जाता है, कर्म तत्पुरुष किसे कहा जाता है। ओके, मैंने क्या कहा यहाँ पे कि कर्म तत्पुरुष किसे कहा जाता है, तो जिस तत्पुरुष में, यानी कि जब हम तत्पुरुष को अलग अलग करेंगे, सॉरी, जब हम समास को अलग अलग करेंगे तो समास को अलग करने के बाद अगर को चिन्ह आए, ये विभक्ति चिन्ह के बारे में मैंने बताया था ना शुरू में अभी, तो विभक्ति चिन्ह अगर को आए, क्या आए, को आए, यानी जिस समास को विसर्ग करने के बाद, जिस समास को विग्रह करने के बाद उसमें अगर को आ रहा है तो वही हो गया कर्म तत्पुरुष, और जो कर तत्पुरुष के अंदर ही आते हैं। जैसे कि विषधर, यहाँ पे देखिए विषधर है ना, मतलब कि विषधर किसको कहा जाता है, विषधर किसको कहा जाता है, तो विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला क्या कहलाता है, विषधर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए धारण करने वाला, ये लास्ट वाला शब्द है, इसे ही ना अर्थ निकल रहा है। विष तो खैर अलग है, विष तो एक प्रकार का हो गया, लेकिन धारण करने वाला तो विषधर, तो धारण करने वाला ये जो है मेन है, यानी कि इसका जो है लास्ट वाला शब्द क्या हो रहा है, प्रधान बन रहा है। तो जब लास्ट वाला शब्द प्रधान बनेगा तो कौन सा पुरुष का, कौन सा समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। कौन सा समास कहलाएगा, तत्पुरुष। लेकिन जब जिसमें को विभक्ति चिन्ह हो, कौन सा विभक्ति चिन्ह हो, को विभक्ति चिन्ह हो, उसको कहा जाता है कौन सा, कर्म तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास कहा जाता है। समझ गए। तो विषधर, विष को धारण करने वाले को कहा जाता है विषधर। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा शब्द था, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, इतना बड़ा शब्द को जब समास में हम कन्वर्ट किए, समास में जब हम उसको बदले तो क्या बन गया, विषधर बन गया। क्या बन गया, विषधर बन गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को अगर आप लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में ही जाइए
और पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं हिंदी का। यदि आप उर्दू की भी तैयारी कर रहे हैं तो उर्दू को भी तैयार होता है मेरे दोस्तों। इस चैनल पे आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश की भी तैयारी कराई जाती है। अगर आप इंग्लिश का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे जो है नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन तक है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं जिसको कहते हैं नरेशन है, आर्टिकल है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब आपको मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, ये था विजडर। अब क्या है सिरतोड़। सिरतोड़, सिरतोड़ किसको कहा जाता है? सिर को तोड़ने वाला। किसको तोड़ने वाला? सिर को तोड़ने वाला। तो तोड़ने वाला यहाँ पे क्या है? मेन शब्द है, प्रधान है ना। तो तोड़ने वाला, किसको तोड़ने वाला? सिर को तोड़ने वाला। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह कौन सा लग रहा है? जब विभक्ति चिन्ह को लग जाए तो उसको कहा जाता है कर्म तत्पुरुष। और जिसका लास्ट वाला शब्द मेन हो, यानी जिसका लास्ट वाला शब्द प्रधान हो, उसको कहा जाता है तत्पुरुष समास। क्या कौन सा समास कहा जाता है? तत्पुरुष। जैसे कि सिर तोड़। और है पॉकेट मार। पॉकेट मार किसको कहा जाता है? पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट को मारने वाला, जो पॉकेट मारता है उसको पॉकेट मार कहते हैं ना। तो पॉकेट को मारने वाला क्या कहलाता है? पॉकेट मार कहलाता है। तो मारने वाला मेन हुआ ना, मारने वाला क्या हो गया? मेन हो गया। इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा लग रहा है? को लग रहा है। तो को जो है ये किसका पहचान है? तो कर्म तत्पुरुष का। और जिसमें लास्ट वाला शब्द अगर क्या कहते हैं आ रहा है मेन, यानी कि प्रधान आ रहा है, तो किसमें चला जाएगा? तत्पुरुष समास में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत है कोई? नहीं। अगर आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है तो और अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है, यानी कि तत्पुरुष समास का दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष किसको कहते हैं? तो करण तत्पुरुष को पहचानने का तरीका है, इसमें कौन सी विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा? से। क्या लगा रहेगा? से। कौन सा विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा मेरे दोस्तों? से लगा रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे रस भरा। रस भरा किसको कहते हैं? रस भरा रसगुल्ला, यानी कि रस से भरा रसगुल्ला। रस भरा रसगुल्ला मतलब रस से भरा रसगुल्ला। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या लग रहा है? से लग रहा है। नहीं, से लग रहा है ना। तो से यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह लग रहा है, तो ये किसकी पहचान है? करण तत्पुरुष का। लेकिन रस से भरा, तो इसका लास्ट वाला क्या है? मेन है ना। तो ये क्या हो जाएगा? रस से भरा, ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। रस से भरा। जैसे जन्मांध। जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा। जन्म से अंधा। तो देखिए यहाँ पे अंधा, अंधा क्या है? प्रधान शब्द है। लास्ट वाला शब्द क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास। लेकिन इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा लग रहा है? से लग रहा है। जब विभक्ति चिन्ह से लगे तो किसका एक पहचान है? करण तत्पुरुष का। समझ गए? जैसे देखिए रोग पीड़ित, यानी कि रोग से पीड़ित। किससे पीड़ित? रोग से पीड़ित। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है, लेकिन इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा लग रहा है? से लग रहा है। जब विभक्ति चिन्ह से लगेगा तो मेरे दोस्तों किस में आ जाएगा? करण तत्पुरुष में आ जाएगा। अब देखिए ये आपको बहुत समझ में आ जाएगा। काम चोर। क्या है? काम चोर। तो काम से चोर, काम से चोर मतलब काम से बचने वाले को क्या कहा जाता है? काम चोर कहा जाता है, ताकि हमको ये काम ना करना पड़े, है ना। काम से चोर, है ना। आपने एक कॉमेडी भी देखा होगा काम चोर के बारे में कि राजपाल यादव है और बहुत एक और है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। वो एक्टर है और दोनों एक्टर्स हैं। क्या होता है कि जब उसको काम करने के लिए बोला जाता है तो बहुत सारा काम मिल जाता है। तो उसका मालिक क्या पूछता है उससे कि आप दोनों में से जूता पॉलिश कौन कर लेता है। तो पहले से राजपाल को बहुत सारा काम मिला रहता है, तो उसको लगता है क्या कि जूता पॉलिश करना आसान काम है, तुरंत कर देंगे, है ना। तो वो क्या कहता है? मैं करूँगा। देखिए काम से भाग रहा है, लेकिन उसने क्या, उसके मालिक ने क्या किया? उसका उल्टा कर दिया, बहुत सारा जूता ला के उसको दे दिया। समझ गए? देखिए तो काम चोर, काम से चोर, तो ये हो गया तत्पुरुष समास में आता है। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में कौन सा विभक्ति रहेगा? के विभक्ति रहेगा। के लिए कौन सा विभक्ति रहेगा? के लिए वाला रहेगा, है ना। के लिए शब्द जिसमें लगा रहेगा समझ लीजिएगा कि संप्रदान तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? संप्रदान तत्पुरुष है। जैसे कि देवालय। देवालय किसको कहा जाता है? देव के लिए आलय। आलय मतलब कि घर, आलय मतलब घर। तो देव के लिए जो घर बना है उसको क्या कहा जाता है? देवालय। देव के लिए जो घर बनता है उसको क्या कहता है? देवालय। जैसे किताब घर, तो किताब के लिए जो घर बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? किताब के लिए घर, यानी कि किताब घर। जैसे कि पुत्र शोक, तो किसके लिए शोक मना रहे? पुत्र के लिए शोक मनाना पुत्र शोक कहलाता है ना। विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, मतलब विद्या सीखने के लिए एक घर बनाया जिसको क्या कहा जाता है? विद्यालय कहा जाता है। बात समझे? तो जिसका जो है जिसमें के लिए रहेगा ये शब्द अगर रहेगा तो उसको कहा जाता है संप्रदान तत्पुरुष। लेकिन जिसका लास्ट वाला शब्द, अंतिम शब्द क्या हो?
अंतिम शब्द क्या हो, मेन हो, उसको कहा जाता है तत्पुरुष समास। क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास। देखिए सब में अंतिम शब्द आ रहा है, अंतिम शब्द आले, आले मतलब घर, आले मतलब घर, किताब के लिए आले, किताब के लिए घर, है ना, या फिर पुत्र के लिए शोक, क्या मना रहे, शोक मना रहे, मेन शब्द है। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आगे देखिए संबंध तत्पुरुष। अब इसमें क्या होता है, जिसमें का या की, जिसमें क्या लगा रहेगा, का और की चिन्ह लगा रहेगा, का और की विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा, उसको कहते हैं संबंध तत्पुरुष। अब देखिए जैसे श्रम दान, यानी श्रम का दान, श्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत, और दान कर रहा है, ये मेन है ना, ये क्या हो गया, ये प्रधान शब्द है, प्रधान शब्द है। तो दान, श्रम का दान कर रहा है, क्या श्रम का क्या कर रहा है? दान कर रहा है, मतलब मेहनत दान कर रहा है ना, किसी को मदद कर रहा है। तो श्रम दान, तो यहाँ पे का विभक्ति आ रहा है, तो का विभक्ति जैसे आएगा तो संबंध तत्पुरुष, लेकिन जिसमें लास्ट वाला शब्द अगर प्रधान है तो तत्पुरुष समास कहलाएगा। देश सेवा, तो देश सेवा किसको कहते हैं? देश की सेवा ना, देश की सेवा को कहा जाता है देश सेवा, देश की सेवा देश सेवा, है ना। तो यहाँ पे की विभक्ति चिन्ह आ रहा है, जिसमें की विभक्ति चिन्ह आए तो संबंध तत्पुरुष, और जिसका लास्ट वाला शब्द क्या हो? प्रधान हो, सेवा कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। और लास्ट में अपना है तत्पुरुष समास का प्रकार में अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है मेरे दोस्तों? अधिकरण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह लगा रहता है। क्या लगा रहता है? में विभक्ति चिन्ह, ये लगा रहता है विभक्ति चिन्ह में। ठीक है, में विभक्ति चिन्ह लगा रहता है तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में। जैसे नरोत्तम, नरोत्तम किसको कहा जाता है? तो नरों में जो उत्तम हो, नरों में उत्तम, नरोत्तम, नर में उत्तम क्या कहलाता है? नरोत्तम। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या लग रहा है? में लग रहा है ना। विभक्ति चिन्ह जब में लग जाए तो समझ लीजिएगा कि अधिकरण तत्पुरुष है, और लास्ट वाला शब्द क्या है? उत्तम यहाँ पे होना चाहिए, उत्तर दे दिए थे, उत्तम है ना, क्या है? उत्तम है, ये प्रधान शब्द है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मतलब सब में उत्तम, तो में विभक्ति चिन्ह लग रहा है, सब में उत्तम, तो में विभक्ति चिन्ह किस में आ जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष में। लेकिन जो लास्ट वाला शब्द है वो प्रधान है, जब ये प्रधान शब्द है तो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। आप लोगों को समझ में आया तत्पुरुष समास? तत्पुरुष समास उसको कहा जाता है जिसका अंतिम पद क्या हो? प्रधान हो। जिसका अंतिम पद प्रधान होगा उसको तत्पुरुष समास कहा जाएगा। समझ गए? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टाइप में, यानी कि समास के दूसरे भेद में। समास का दूसरा भेद क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन सा समास मेरे दोस्तों? कर्मधारय समास। किसको कहा जाता है? तो कर्ता यानी कि करने वाला, कर्ता तत्पुरुष को ही, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय समास किसको कहा जाता है? कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे महात्मा, महात्मा का मतलब क्या हुआ? जो आत्मा महान है, महान है जो आत्मा, जिसको कहते हैं महान आत्मा, है ना, जिसको क्या कहा जाता है? महान आत्मा। जिसको क्या कहा जाता है? महान आत्मा। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा को क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं, यानी कि महान आत्मा, है ना। तो ये क्या हो गया? कर्मधारय समास, जिसमें क्या है कि कर्ता खुद ही क्या कर रहा है? तत्पुरुष है, कर्ता खुद ही तत्पुरुष समास बन गया है ना, महान आत्मा। नीलकंठ, नीलकमल, नीला है जो कमल, जो कमल नीला है उसी को क्या कहा जाता है? नीलकमल कहा जाता है ना। तो नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, है ना, नीला है जो कमल क्या कहलाएगा? नीलकमल कहलाएगा। और इसका लास्ट वाला भी क्या है? क्या कहते हैं? मेन शब्द है, तो क्या कहलाता है? तत्पुरुष कहलाता है। तत्पुरुष को ही क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। तो कर्ता तत्पुरुष को क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर। तो दोस्तों जिसमें जो लग रहा है, कौन सा विभक्ति लग रहा है? जो विभक्ति जिसमें लग रहा हो वो किस में आ जाएगा? कर्मधारय समास में आ जाएगा, यानी कि कर्ता तत्पुरुष समास में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कर्ता तत्पुरुष समास में आ जाएगा। अब समास के तीसरे टाइप में क्या है? समास के तीसरे टाइप में मेरे दोस्तों है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास किसको कहा जाता है? आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है, जो भी टॉपिक समझ में ना आया हो, जो भी शब्द समझ में नहीं आया हो, आप लोग कमेंट करें, मैं उसका अगले वीडियो में उसका जो है समाधान कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या कहा है? किसको कहते हैं? इसमें कोई भी पद, क्या कहते हैं इसमें? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, चाहे वो प्रथम पद हो या चाहे वो अंतिम पद हो, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। क्या नहीं, क्यों नहीं होगा? बल्कि समस्त पद, इसमें पूरा का पूरा पद क्या होगा? किसी अन्य शब्द का बोध होता है। यानी कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, लेकिन जब दो पद हैं तो दोनों पद का कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा, कोई ना कोई अर्थ बताएगा। समझ गए? दोनों शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होगा।
हमने तत्पुरुष समास में क्या पढ़ा कि उसका लास्ट वाला शब्द जो है अर्थ बताएगा, ना कि दोनों शब्द। लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या है कि दोनों शब्द कुछ ना कुछ अर्थ बताएगा, समझ गए। जैसे कि नीलकंठ, तो नीलकंठ का मतलब नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला है, किसका कंठ नीला है, तो शिव जी का, है ना। किसका कंठ नीला है, शिव जी का कंठ नीला है। तो नीलकंठ तो उसी को कहा जाता है ना, चाहे कंठ पकड़िए या नीला पकड़िए। अगर आप नीला छोड़ देते हैं, कंठ पकड़ लेते तो किसका कंठ, अगर आप कंठ पकड़ते तो किसका, कैसा कंठ, तो नीला कंठ। समझ गए, दोनों पद क्या है, एकदम दोनों पद कुछ ना कुछ अर्थ लेकर ही आया है। तो जिसमें दोनों पद अर्थ लेकर आते हैं उसको क्या कहा जाता है, बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, दशानन, दश है जिसके आनंद, या दश है आनंद जिसके। तो आनंद, आनंद मतलब क्या होता है, सर, आनंद मतलब क्या होता है, सर, है ना। आनंद मतलब क्या होता है, सर, और दश मतलब 10, तो किसके 10 सिर हैं, तो 10 सिर किसको है, तो रावण को, है ना। तो इसमें दोनों शब्द महान है, 10 भी महान है और आनंद भी महान है ना। तो आनंद मतलब ही, आनंद मतलब सिर होता है और 10 मतलब 10 होता है। तो 10 आनंद है ना रावण के, दोनों शब्द इसमें महान है, ठीक है। मतलब दोनों शब्द का क्या कुछ ना कुछ बोध होता ही है, समझ गए। इसको कहा जाता है बहुब्रीहि समाज। मतलब बहुब्रीहि समाज उसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, जिसके दोनों पद कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आते हैं, जिसके दोनों पद में कुछ ना कुछ, यानी कि समस्त कह दो, यानी पूरा पद कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे में क्या है, अव्ययी भाव समास, यानी कि समास का चौथा भेद, समास का चौथा प्रकार अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद, अव्ययी भाव का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। कैसा होता है, अव्यय होता है और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में प्रयुक्त होता है, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कि प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब देखिए, दिन तो लास्ट में है, दिन लगेगा ही लगेगा, दिन लग रहा है ना। तो प्रति छूट गया, एक है अव्यय है, मतलब कि बेकार है, मतलब समझ लीजिए कि फालतू में आ गया है। किस में आ गया है, तो जिस शब्द में पहला शब्द फालतू में आ गया होगा और लास्ट वाला शब्द मीनिंग निकालेगा और पूरा शब्द मिलकर क्रिया विशेषण बन जाएगा, तो क्रिया विशेषण जब बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन में क्या हो गया, हर दिन। और जैसे कि बेरहम, बेरहम में बे हट गया, बिना हो गया, बेरहम हट के क्या हो गया, बिना हो गया, और लास्ट वाला शब्द रह गया, रहम रह गया, है ना। तो बिना रहम के, बिना रहम के किसको कहते हैं, बेरहम कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द, जिसका प्रथम शब्द क्या होता है, अव्यय होता है और वो क्रिया विशेषण के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में, यानी कि क्रिया विशेषण का मतलब होता है एडवर्ब के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं, एडवर्ब के रूप में आते हैं, ठीक है। अब देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसको कहा जाता है, तो इसके सभी पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। चाहे जितना भी पद हो, सभी का सभी पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। और इसमें क्या लगा रहेगा, और या लगा रहेगा। जिसमें और या लगा हो वो कौन सा समास कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। कौन सा समास कहलाएगा, द्वंद्व समास। देखिए, लोटा और डोरी, तुमको कोई बोलेगा, यानी आपको अगर कोई बोले कि पानी और गिलास लेकर आओ, तो पानी आप पानी भी लेकर आओगे, गिलास भी लेकर आओगे, है ना। पानी और गिलास, पानी के साथ गिलास, पानी या गिलास, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो उसी तरह से इसमें दोनों का दोनों जो है क्या है, मेन है, प्रधान है। माता और पिता, तो ये और जिसमें लग रहा है, जिसमें या लग रहा है, वो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। जिसमें और हो या शब्द हो, ये दोनों शब्द जिसमें रहेगा वो कौन सा समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है, समझ गए। अब द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास मेरे दोस्तों, इसका पूर्व पद, इसका यानी कि इसका पहला वाला पद, इसका शुरू वाला पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। कोई संख्या होगा, जैसे 2, 4, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना, इस तरह से संख्यावाचक विशेषण में आएगा, समझ गए। तो द्विगु समास में इसका पूर्व पद, यानी पूर्व पद का मतलब पहला पद, पूर्व पद का मतलब क्या, कौन सा पद, पहला पद। पूर्व पद का मतलब कौन सा पद, पहला पद। तो द्विगु समास का पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे कि छमाही, छमाही में देखिए तो 6 लगा हुआ है ना, 6, है ना। दोपहर में 2 लगा हुआ है ना, दोपहर। चौराहा, चौराहा में 4 लगा हुआ है ना, 4 पहरों का, यानी 4 राहों का रास्ता, तो चौराहा। 9 लगा हुआ है ना। तो जिसमें संख्या लगा हुआ हो तो उसको कहते हैं द्विगु समास। कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास। याद रखिएगा, जिसमें संख्या लगा हो उसको कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नन्य समास, नन्य समास किसको कहते हैं, जिस समास के पूर्व पद में नकारात्मक हो, यानी जिस समास का पहला पद नकारात्मक के रूप में हो। किसके रूप में, नकारात्मक रूप में हो। यानी कि जैसे कि कहते हैं अधर्म, तो अधर्म देखिए पहला पद है, ये पहला पद क्या है, नकारात्मक है।
और दूसरा क्या है धर्म। तो अधर्म मतलब न धर्म, अधर्म मतलब न धर्म। अचल ये देखिए नकारात्मक है, ना पसंद ये क्या है नकारात्मक है, अनुचित ये क्या है नकारात्मक है, समझ गए। तो जिसका पहला पद नकारात्मक रूप में हो उसको कहा जाता है नग्न समास, है ना। और जिसका क्या कहते हैं पहला पद, जिसका क्या कौन सा पद, जिसका पहला पद दोस्तों किसी संख्या में संख्यावाचक सेवा विशेषण में हो उसको कहा जाता है द्विगु समास। और जिसमें सभी पद यानी कि जिसमें पूरा का पूरा पद प्रधान हो उसको कहा जाता है द्वंद्व समास। जिसमें और लगा हो या लगा हो, समझ गए, जिसके बीच में और लगा हो या फिर या लगा हो उसको कहते हैं द्वंद्व समास। और अगर अव्ययीभाव समास की बात किया जाए तो जिसका पहला पद यानी कि प्रथम पद जो होता है वो अव्ययी होगा, मतलब कि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो उसका मतलब नहीं निकलेगा, उसका दूसरा मतलब निकलेगा, है ना। तो उसको कहते हैं अव्ययीभाव समास। और अगर बहुब्रीहि समास की बात किया जाए तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें जितने भी पद होते हैं सबका कुछ मीनिंग निकलता है, सबका कुछ न कुछ अर्थ होता है, सबका अलग ही कुछ न कुछ बोध होता है, समझ गए। उसको कहा जाता है बहुब्रीहि समास। और अगर कर्मधारय समास की बात किया जाए तो कर्मधारय समास में मेरे दोस्तों क्या होता है कि इसमें कर्ता तत्पुरुष मतलब महान होता है, इसमें कर्ता तत्पुरुष ही कर्मधारय समास होता है, समझ गए। और अगर तत्पुरुष समास की बात किया जाए तत्पुरुष समास में इसका अंतिम पद जो होता है, कौन सा पद दोस्तों, इसका अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है, जिससे माने मतलब निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो यानी कि इस क्लास के माध्यम से समास के बारे में आप लोगों को सीखने को मिला होगा और अच्छे से सीख गए होंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत भी है तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपको उस समस्या का समाधान कर दूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें।